Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So NCERT देखो मैं NCERT की सीरीज़ लेकर आ गया हूँ, है ना। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज NCERT के लेसन्स को डिस्कस करेंगे और देखो NCERT की लाइंस को समझना तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ बिटवीन द लाइंस को भी समझना इम्पॉर्टेंट है ना, कि बिटवीन द लाइंस क्या लिखा है, राइट। अब देखो ये कुछ ऐसा हो जाता है कि दो दोस्त यहाँ से निकले साथ घूमने। अब समझो उनको ए से बी की ओर जाना है, ए डेस्टिनेशन से निकले बी डेस्टिनेशन पर जाना है, ठीक है। लेकिन बीच में उन्होंने क्या किया, ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पे तो पहुँच गए, तो इन बिटवीन क्या हुआ उन चीज़ों को जानना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा देखो NCERT को रट लेने से काम तो नहीं चलेगा, हमें इन बिटवीन द लाइन को भी समझना होगा। इसीलिए हम उस चीज़ को समझते चलेंगे और बिल्कुल स्मैश कर देंगे, NCERT को क्रश कर देने वाले हैं, राइट। तो देखो ये जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपका चैप्टर है, इसमें हम व्हाट इज़ सेल इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे, है ना। चैप्टर को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो, ठीक है। हम पार्ट बाय पार्ट इस चीज़ को समझते चलेंगे, राइट। सो आई होप कि आपको मज़ा आएगा और बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो लेट मी टेक द मार्कर फर्स्ट, है ना। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखो जब तुम अपने चारों ओर देखते हो तो तुमको क्या चीज़ें दिखाई देती है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड asked yourself what is that makes an organism living। आपने कभी अपने आप में वंडर किया होगा, इमेजिन किया होगा और पूछा होगा कि वो क्या है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, क्या है ना, कि जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित है, लिविंग है ना। what is that makes an organism living और what is that an inanimate things does not have which a living things has। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये आपको इमेजिन करने को बोल रहा है कि देखो कि ऐसा आपने कभी इमेजिन किया है कि क्या चीज़ है जो एक लिविंग थिंग्स में है और एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव वस्तु, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में नहीं है, क्या डिफरेंस है। तो द आंसर टू दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है वो, सेल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी चीज़ लिविंग है, जो भी चीज़ लिविंग है, आई एम रिपीटिंग अगेन, वो सेल से मिलकर बनी है, कोशिका, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखो एक लाइन मैंने यहाँ पे ग्रीन से मार्क किया हुआ है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर। देखो कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखो एक सेल से बना हुआ है तो उसको एक कोशिकीय जीव ही तो बोलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेल है, बस एक कोशिका है, ठीक है। जबकि वाइल अदर लाइक अस, जैसे कुछ अदर ऑर्गेनिज्म, अदर जीव, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सी कोशिकाओं से बने हुए हैं। देखो इनफैक्ट वी आर मेगा सेलुलर, अगर मल्टी सेलुलर भी बोलें तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करेगा। वी कैन से वी आर मेगा सेलुलर, वी आर नॉट जस्ट मल्टी सेलुलर, वी कैन से वी आर मेगा सेलुलर। देखो यहाँ पे मल्टी सेलुलर लिख रखा है, एक से ज़्यादा सिंपली NCERT ने मल्टी टर्म दे दिया, बट जैसा मैं जनरली टर्म में यूज़ कर देता हूँ मेगा सेलुलर, राइट। सो दिस इज़ सिंपल थिंग, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। अब हम ये हमारा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का। अब हम देखते हैं कि क्या बोलता है व्हाट इज़ सेल, है ना, सेल के बारे में देखते हैं। अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ, देखो एक कोशिकीय जीव हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, वो किन किन चीज़ों में सक्षम है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखो मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, खुद में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे आर capable of independent existence। सेकेंड, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अब देखो जो भी एक जीव को चलाने के लिए, एक जीवन को चलाने के लिए जो भी इसेंशियल फंक्शन है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत होती है, उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। इमेजिन दैट इज़ जस्ट अ सिंगल सेल, है ना। फॉर एग्जांपल आपका बैक्टीरिया हो गया, है ना,
अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, जो यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू से कर रखा है, देखो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब देखो एक सेल से जो भी कम होगा, ठीक है, एक सिंगल सेल से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो एक सेल से कम होगा वो इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं कर पाएगा, वो चीज़ लिविंग नहीं रहेगी, ठीक है, वो चीज़ ज़िंदा ही नहीं रहेगी। तो कम से कम एक सेल का होना ज़रूरी है लाइफ के लिए, राइट। ओके, देखो हेंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमें पता है कि सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है ना, जिसे हम कोशिका कहते हैं। ये हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, अपने प्रीवियस जूनियर क्लासेस में भी हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, राइट। ओके, अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है एग्जामिनर, है ना, तो उस चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। अब जैसे देखो ये जो एंटोन वॉन लेनहोएक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइफ सेल, राइट। अब देखो ये जो लेनहोएक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार डिस्क्राइब किया एक लिविंग सेल को, है ना। तो लिविंग सेल को पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था? लेनहोएक ने। कंफ्यूज नहीं करना है, रॉबर्ट हुक जो थे, है ना, उन्होंने डेड सेल्स को देखा था पहली बार, लेकिन जो लेनहोएक थे उन्होंने पहली बार जो लिविंग सेल को देखा था। तो इन्होंने ही पहली बार लिविंग सेल के बारे में बताया था, राइट। अब देखो रॉबर्ट ब्राउन लेटर, अब देखो बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया किस चीज़ का? न्यूक्लियस का। बाद में उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और आपको इस चीज़ को याद रखना है कि न्यूक्लियरिटी, है ना, और साथ ही साथ अगर हो सके तो आपको डेट भी याद रखना है। दो इसमें डेट मेंशन नहीं है तो डेट आने के चांसेस कम ही होते हैं, बट आपको डेट भी याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्या है? द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural detail of the cell। अब देखो बाद में क्या हुआ, जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ और उसमें इम्प्रूवमेंट आया, क्योंकि जब शुरू में माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था तो उतना इम्प्रूव्ड नहीं था, है ना। तो जब माइक्रोस्कोप में बाद में इम्प्रूवमेंट आया, बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो उसके बाद हम सेल के डिटेल्स को जान सके, है ना, सेल के स्ट्रक्चर को हम बेहतर तरीके से सेल के बारे में हमने जाना, राइट। सो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेल थ्योरी हमारी क्या कहती है। ओके, अब देखो सेल थ्योरी, देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। 1838 मैथियास स्केलेडन एंड a German botanist examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which form tissue of the plant। अब देखो 1838 में मैथियास शेल्डन जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, दिस इज़ वेरी IMP, देखो VVI मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो दिस इज़ VVI, याद रखना ये डेट, ठीक है। 1838 कौन साइंटिस्ट थे? साइंटिस्ट का नाम याद रखना, मैथियास स्केलेडन, जो कहाँ के थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे, है ना, इस चीज़ को याद रखना है। उन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को एग्जामिन किया, ठीक है, और ये पाया कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। जो सभी प्लांट हैं वो अलग अलग तरह के सेल के बने होते हैं। ऑब्वियसली सेल का टाइप तो डिफरेंट होता है ना, सभी पार्ट्स में एक जैसे सेल तो नहीं होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। तो वो सारे मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। हमें पता है कि जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो उनको हम टिश्यू कहते हैं, है ना, उनको हम उत्तक कह देते हैं। जब बहुत सी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो हम उन्हें उत्तक कहते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम थियोडोर, देखो थियोडोर श्वान 1839, तो ये जो डेट्स हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, जिसे बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होंगे, ठीक है। और देखो सेल थ्योरी से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो श्वान कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। अब देखो एक चीज़ याद रखना,
कि श्वान जो थे उन्होंने किस चीज़ की स्टडी की, एनिमल सेल की स्टडी की, है ना। एंड रिपोर्टेड सेल हैड ए थीन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये जो मैंने पूरा येलो से मार्क कर रखा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एनिमल सेल की स्टडी करने के बाद उन्हें क्या पता चला कि जो सेल के बाहर एक पतली आउटर लेयर है, ठीक है, उसको जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, उस समय उन्होंने बस बताया कि सेल के बाहर एक पतली परत होती है, ठीक है, जिसको आज हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, ठीक है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखो हम नेक्स्ट देखते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूडेड based on his studies on plant tissue that presence of cell wall is a unique character of plant cell। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखो कि ये जो presence of cell wall यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। उन्होंने फर्दर स्टडी करके बताया कि जो प्लांट सेल होती हैं, है ना, उसमें एक यूनिक कैरेक्टर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल एक यूनिक देखने को मिला जो एनिमल सेल में देखने को नहीं मिला, है ना, इसीलिए इसे यूनिक कहा गया। यूनिक नाम देने के पीछे यही वजह है कि देखो वो एनिमल सेल में नहीं दिखा हमें, लेकिन प्लांट सेल में दिखा, राइट। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज्ड the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cell and produced of cell। अब देखो इसी हाइपोथेसिस पे स्वान ने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया कि जो बॉडी है, ठीक है, एनिमल्स के जो बॉडी है और प्लांट की जो बॉडी है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेल की बनी होती है ना। किस चीज़ की बनी होती है, सेल की बनी होती है। सेल का प्रोडक्ट है, सेल से बना हुआ है और सेल का प्रोडक्ट है, राइट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये देखो मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू से मार्क कर रखा है, शेल्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको याद रखना है, मतलब रखना है, ठीक है। शेल्डन और श्वान ने साथ मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, क्योंकि देखो क्वेश्चंस में दे देगा ऐसा एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन अगर बना देता है, तो वहाँ अगर आपको याद नहीं है ये चीज़ तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना है कि जो शेल्डन और श्वान थे तो उन्होंने मिलकर ही सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, ठीक है। अब देखो दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ द न्यू सेल्स वेयर फॉर्म। अब देखो जो मैंने ग्रीन से जो भी लाइंस को मार्क कर रखा है उनको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि देखो नए सेल कैसे बनते हैं, ठीक है। उन्होंने सेल के बारे में सब कुछ बताया, प्लांट सेल के बारे में, एनिमल सेल के बारे में, है ना, कि प्लांट सेल में एक स्पेशल यूनिक कैरेक्टर होता है, ये सब चीज़ उन्होंने बताया, बट ये नहीं बता पाए कि नई सेल बनती कैसे है, ठीक है। नए सेल के फॉर्मेशन के बारे में कुछ बता नहीं पाए, ठीक है। तो बाद में एक साइंटिस्ट हुए रुडोल्फ वर्चाउ या वर्काउ, आप जो इसको पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में अक्सर ऐसे टर्म्स हमें दिखाई देते हैं, है ना। तो रुडोल्फ जो साइंटिस्ट थे 1855, दिस डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, CRT में मेंशन्ड है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, आपको डेट याद रखना ही पड़ेगा, है ना। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने पहली बार बताया कि सेल क्या होता है, डिवाइड करते हैं, सेल्स डिवाइड करते हैं और उससे नए सेल बनते हैं, ठीक है। जो नए सेल कैसे बन रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग। देखो मेन मुद्दा यहाँ पे ये है, इस चीज़ को देखना है कि सेल डिवाइड्स एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ऐसा नहीं है कि देखो सेल अचानक से बन गया, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, है ना, और भी कई थ्योरीज थी उस पे दिए सेल पे बेस्ड, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था, बाद में सारी थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया, है ना। तो जो नए सेल हैं वो कहाँ से बनते हैं, नए सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, पहले से उपस्थित कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, है ना। ये स्टेटमेंट भी कई बार एग्ज़ाम में लिखा हुआ आता है। इसका मतलब ये है कि पहले से प्रेजेंट सेल से नए सेल बनते हैं, ठीक है। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब देखो उन्होंने क्या किया,
ही modified the hypothesis of Skeldon and Schwann to give the cell theory to final shape। अब देखो सेल थ्योरी में कुछ कमी थी, उसको फाइनल शेप देने के लिए उन्होंने थोड़ा सा सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। अब देखो सेल थ्योरी को आज हम कैसे समझते हैं उस चीज़ को यहाँ देखो तो नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सबसे पहली चीज़ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से ही कंपोज्ड हुए हैं, यानी सेल का ही उनमें कंपोजिशन है और सेल के ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है। बेसिकली वो सेल से ही बने हैं, ठीक है। ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से एराइज हो रहे हैं, पहले से उपस्थित सेल से एराइज हो रहे हैं। जो भी कोशिका बन रही है वो पहले से उपस्थित कोशिका से बन रही है। सेल डिवाइड करती है और नए सेल का निर्माण होता है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल थ्योरी। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में दें। एंड इफ़ यू वांट पार्ट 2, ठीक है, तो मैं आगे सेल ओवरव्यू ऑफ सेल्स है इस पे वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इस तरह से हम चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स को देखते चलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।